India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की टिप्पणियों के विरोध में रिटायर्ड जजों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों के लिखा चीफ जस्टिस को विरोध पत्र का। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार की, बिना सुनवाई दोषी साबित करना गलत, टिप्पणियों को लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर धब्बा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी का गंभीर आरोपियों को टिकट न दी जाए, चुनाव आयोग को अपराधियों को राजनीति से रखना चाहिए दूर। अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए जब गरीब और वंचित उसके दरवाजे पर दस्तक दे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झुग्गीवासियों को राहत देते हुए कहा, जिनकी झुग्गियों को भारतीय रेलवे ने ध्वस्त कर दिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने रखी दलीलें। हिंदू पक्ष ने कहा सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा दूसरे पक्ष को सुने आदेश दिया। 7 और 16 जुलाई को है अब अगली सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. नुपुर शर्मा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा था। अब देश के पूर्व जजों और अधिकारियों ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नाराजगी जताने का माध्यम सोशल मीडिया नहीं बल्कि खत चुना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार और संबंधी कदम उठाने चाहिए। चिट्ठी में 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के साइन हैं। पैगंबर के खिलाफ विवादित बातों से जुड़े नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देश के 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारडीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये खुला पत्र फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस J&K एंड लद्दाख एट जम्मू की ओर से लिखा गया है। खुले बयान में कहा गया है कि इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में इससे पहले का कोई उदाहरण नहीं है। खुले पत्र में रिटायर्ड जजों और अन्य अधिकारियों ने कहा है कि निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के मामले में शीर्ष कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। पत्र में कहा गया है नुपुर शर्मा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय प्रणाली तक पहुंचने की मांग की अनदेखी हुई है। ये संविधान की सभी को न्याय की गारंटी के खिलाफ है। टिप्पणियों में नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया जाता है, जहां ये कोई मुद्दा नहीं था। टिप्पणियां ऐसी हिंसा की वारदातों को बढ़ावा देती हैं। न्यायपालिका के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों की ऐसी कोई मिसाल नहीं है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर धब्बा है। इसमें सुधार के कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इसका लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकता है। पूर्व न्यायाधीशों, अफसरों और सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इनके जरिए न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान पर देश में मचे बवाल के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगने का भी सुझाव दिया गया था। ये भी कहा गया था कि देश में उसके बयान के कारण आग लगी है।
इन टिप्पणियों के साथ ही शीर्ष कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज एफआईआर को एकजुट कर दिल्ली स्थानांतरित करने और यहीं सुनवाई की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। नुपुर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सारे केस दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में एक्टर विजय बाबू को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और सवाइवर की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। केरल राज्य और शिकायतकर्ता दोनों ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया था। एडवोकेट रागीनाथ बसंत के माध्यम से दायर अपनी याचिका में उसने प्रस्तुत किया कि मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है कि क्या एक फरार आरोपी को इस आधार पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है कि ये उसे छिपाने से बाहर आने और जांच में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। शिकायतकर्ता ने भी तर्क दिया कि बाबू अपराध दर्ज होने के बाद देश छोड़कर भागकर कानून के शासन को चुनौती दे रहा है और केवल अंतरिम अग्रिम जमानत हासिल करके लौट रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह आदेश गंभीर अपराधों के आरोपी सभी अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने योग्य बनाने का मार्ग प्रशस्त कराता है, जिससे न्याय का मजाक उड़ाया जा सकता है। ये तर्क दिया गया कि जमानत को रद्द किया जाना चाहिए ताकि पुलिस मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करके जबकि अभिनेता ने उद्योग में अपने प्रभाव का उपयोग करके मामले को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरजीवी पर दबाव डाला था। याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और मामले में गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। उनके खिलाफ एर्नाकुलम पुलिस भी शिकायत दर्ज कर चुकी थी। इस बीच अभिनेता ने फेसबुक लाइव होस्ट किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। हालांकि इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता के नाम का खुलासा किया, जिसके कारण और प्रतिक्रिया हुई। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा करने के लिए अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया। अभिनेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था क्योंकि आरोप सामने आने के बाद से वो छिप गया था। इसके बाद बाबू ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे शर्तों के अधीन 22 जून को अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए दायर आवेदन की स्थिरता की पुष्टि की थी, जबकि आवेदक देश के बाहर रह रहा था। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में गरीब किराएदारों की ओर से किराए के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए वादे को लागू करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील में स्टे किया गया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ 27 सितंबर 2021 के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार कर रही थी। उक्त आदेश के तहत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने एकल न्यायाधीश के संचालन और क्रियान्वयन को स्थगित कर रखा था। आवेदन दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों द्वारा दायर किया गया था, जो एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता थे। कोर्ट ने इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखा, जिसमें विचाराधीन आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चुनौती वापस कर दी और इस अदालत को अंतरिम आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। मामला पहले से ही अंतिम सुनवाई के लिए तय है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट गौरव जैन ने कोर्ट को अवगत कराया कि लगाई गई रोक को देखते हुए मकान मालिक किराएदारों से कह रहे हैं कि या तो पिछला किराया दे या जगह छोड़ दे। पीठ को यह भी बताया गया कि पिछले साल सितंबर में पक्षीय अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगन पारित किया गया और सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इसे इतने लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। तर्क का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए गौतम नारायण ने स्टे को चुनौती देने वाली एसएलपी को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया। स्टे हटाने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी गई और मामले की सुनवाई अब नवंबर में तय की गई है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए भारतीय रेलवे द्वारा 14 साल से अधिक समय से पहले ध्वस्त किए गए 5 झुग्गीवासियों की भूमि का एक वैकल्पिक भूखंड प्रदान करने का निर्देश देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया, जब गरीब और वंचित न्याय के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दे तो अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा, यह आवंटन उन्हें साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन होगा कि वो 30 नवंबर 1998 से पहले स्टेशन के आसपास की झुग्गियों में रह रहे स्थानांतरण नीति के तहत पात्रता की कट ऑफ तिथि और वो आज भी झुग्गियों में रहते हैं। फैसले में न्यायमूर्ति हरिशंकर ने कहा कि जब गरीब और वंचित न्याय के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो इस तथ्य के प्रति संवेदनशील और जीवित रहने की आवश्यकता है कि इन वादियों के पास संपूर्ण कानूनी संसाधनों तक पहुंच नहीं है। न्यायमूर्ति हरिशंकर 5 लोगों की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि वो 1980 के दशक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक शहीद बस्ती झुग्गी के निवासी थे। 2002 और 3 में जब भारतीय रेलवे नई दिल्ली स्टेशन का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में बदलने की कोशिश कर रहा था और प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने स्लम भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बनाई। हालांकि स्टेशन के और आधुनिकीकरण के लिए अधिकारियों को लाहौरी गेट के आसपास के उस क्षेत्र को भी साफ करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए 14 जून 2008 को वहां की झुग्गी को ध्वस्त कर दिया गया था। रेलवे ने तर्क दिया कि पुनर्वास की नीति में केवल झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास के परिकल्पना की गई थी, जो 30 नवंबर 1998 को या उससे पहले स्थापित किए गए थे, और लाहौरी गेट पर याचिकाकर्ताओं का घर केवल 2003 में स्थापित किया गया था। रेलवे ने कहा कि सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता केवल पात्र स्लम समूहों पर लागू होती है जो कट ऑफ तिथि से पहले के थे। नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई पर चिंता व्यक्त करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को दवाओं और शेड्यूल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ एक्ट याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस A.S. सुपहिया ने केंद्र और राज्य के संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी दलीलों से निपटने के लिए उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दवाओं और अनुसूचित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होता है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1990 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। ये प्रस्तुत किया गया कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सर्कुलर द्वारा ई फार्मेसीज के माध्यम से दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दवा सलाहकार समिति ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में एक उप समिति का गठन किया, जिसने 2016 में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें की गई जिनका पालन नहीं किया गया और अब तक लागू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन प्रदान करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ई फार्मेसियां कुछ निर्धारित दवाइयों को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बेचती हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा इनका आदेश दिया जा सकता है। ड्रग्स नियम के मुताबिक दवाइयों की बिक्री की अनुमति केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही दी जा सकती है और ई फार्मेसियां इन अनुचित दवाइयों का बिना किसी की अनुमति के स्वतंत्र रूप से बेच रही हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रार्थना की कि इस तरह की बिक्री पर रोक लगाई जाए। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने रिट याचिका में लगाए गए आरोपों को सही पाया और कहा कि यदि अनुचित दवाओं को कानून के उचित अनुपालन के बिना बेचा जा रहा है तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून का शासन के लिए अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिकी में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखाने के लिए संसद की जिम्मेदारी है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने एक मौजूदा सांसद बहुजन समाज पार्टी अतुल राय को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। पीठ ने यह भी कहा कि अतुल राय 23 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें अपहरण, हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के मामले शामिल हैं। एक पीड़िता की शिकायत पर अतुल राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसने बाद में अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अपने दोस्त के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया। वर्तमान मामले में जमानत की मांग करते हुए राय ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा कि राय एक बाहुबली अपराधी से राजनेता बने, जो उनके जघन्य अपराधों के लंबे आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है। अदालत ने यह भी देखा कि पीड़िता द्वारा दर्ज किए गए
दर्ज के खिलाफ बलात्कार के मामले में पुलिस द्वारा अपराध की जांच करने और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद उसने पीड़िता पर आतंकित किया और अनुचित दबाव डाला। शुरुआत में कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना बताया कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें जघन्य अपराध से संबंधित लंबित मामले भी शामिल हैं। अदालत ने यह भी देखा कि हत्या, बलात्कार, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपित व्यक्तियों के कई उदाहरण हैं और उन्हें राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला और यहां तक कि बड़ी संख्या में इस तरह के मामलों को चुना भी गया है। वहीं मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी, जबकि दूसरे मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि तकनीकी पेच फंसाकर सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने जिला जज ने आदेश दे दिया है। सिविल कोर्ट में इससे संबंधित 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से एक याचिका में विवादित जगह में शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई, जबकि दूसरी याचिका में कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों के सुरक्षा के लिए जरूरी आदेश देने की मांग की गई। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं मथुरा सिविल कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट ने महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बीते शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता का निधन होने के चलते कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। एक याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से भी दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही विवादित जगह से मस्जिद हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की जा सकती है। दूसरी याचिका नारायणी सेना संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव की है। इनका कहना है कि मस्जिद के 2.65 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण की है और उसे खाली कराया जाए। साथ ही मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों को मिटाने से बचाने के लिए इसकी निगरानी की व्यवस्था की जाए। ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है, आज उसी में माननीय न्यायालय के द्वारा डेट निर्धारित की गई थी और हमारा माननीय न्यायालय से निवेदन था कि हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो कोर्ट कमीशन को लेकर हों, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने को लेकर के हों, उन सब का निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को, सभी एविडेंसेस को रखा, लेकिन प्रतिवादीगण चाहते हैं कि इसमें कोई आर्गूमेंट ना हो, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, ना उनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कोई कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड है, किसी तरह का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वहीं काली के विवादित पोस्टर मामले में दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने मां काली पोस्टर मामले में सेक्शन 153 और 29(5)(a) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। असल में दिल्ली पुलिस को काली मां के पोस्टर विवाद में 2 शिकायतें मिली। एक शिकायत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और एक शिकायत आईएफएसओ को दी गई थी। फिलहाल आईएफएसओ यूनिट ने तस्वीर लगाने वाली डायरेक्टर लीना मैनीमेकलाई के खिलाफ आईपीसी 153(a) के तहत भड़काने और किसी वर्ग धर्म की भावनाओं के आहत पहुंचाने का मामला दर्ज किया। वहीं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाली शिकायत पर नई दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। आईएफएसओ यूनिट जरूरत पड़ने पर ईमेल या नोटिस के जरिए डायरेक्टर से संपर्क साधेगी। मां काली के विवादित पोस्टर मामले में फिल्म काली की निर्माता लीना मैनीमेकलाई के खिलाफ यूपी पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि हिंदू देवी का अपमानजनक चित्रण किया गया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। वकील विनीत जिंदल द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस में संज्ञान लेते हुए लीना मैनीमेकलाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कनाडा में मां काली का एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया था जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और पोस्टर में मां काली के हाथ में एलजीबीटी का प्राइड फ्लैग भी नजर आया। इस पोस्टर में भारत में काफी बवाल मच रहा है। कनाडा में रहने वाली एक महिला जो अपने आप को डायरेक्टर कहती है, उसने एक शॉर्ट मूवी का निर्माण किया और उस शॉर्ट मूवी के प्रमोशन के लिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक शॉर्ट क्लिप और एक पोस्टर उस मूवी का, जिसका नाम उन्होंने रखा काली, वो शेयर किया, जिसमें ये दिखाया गया था कि काली माता के जो वेश में एक महिला वहां बैठी होती है और वो सिगरेट पी रही है और साथ साथ एलजीबीटी कम्युनिटी का झंडा भी उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। मैंने उसी को लेकर कल दिल्ली पुलिस साइबर सेल के पास एक शिकायत दायर की थी, जिसमें आज सुबह दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने एक एफआईआर लॉन्च किया है।
तो इधर ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े भारत सरकार के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया। मामले से वाकिफ कुछ सूत्रों के हवाले से बताया गया, ट्विटर ने कुछ अधिकारियों की तरफ से अधिकार के कथित दुरुपयोग को कानूनी चुनौती दी है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की ये कोशिश इस अमेरिकी कंपनी और भारत सरकार के बीच टकराव में एक बड़ी साबित होगी। भारत सरकार ने ट्विटर को इन अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने को कहा जो खालिस्तान के समर्थक हैं। सरकार ने उस पोस्टर्स पर भी कार्रवाई करने को कहा जिन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी गुमराह करने वाली और झूठी सूचनाएं फैला रखी थी। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.